खबरनाक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। जयंत की पार्टी आरएलडी से 3 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले ही राष्ट्रीय लोकदल में घमासान मच गया है। बुधवार को पार्टी के 3 बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ मोहम्मद और युवा आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अमित कुमार पटेल ने अपने अपने पदों के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। तीनों ने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर अपमान करने का आरोप लगाया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद ने इस्तीफे में लिखा कि अल्पसंख्यकों को बार बार अपमानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के पद और प्राथमिक दस्ता से इस्तीफा दिया है। इसका कारण यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की और चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों से भटक चुकी है। अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल को किसानों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं रह गया। कई बार हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को ये पूरी स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। लखनऊ में आज बीएसपी की बड़ी बैठक हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बैठक में पहुंची। यूपी और उत्तराखंड के सभी जिलाध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय में बैठक हुई, जहां पर बीएसपी मुखिया मायावती सभी जिलाध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक की, संबोधित किया। वो पहले पिछले 6 महीने से चल रहा है संगठन की तैयारी को आगे बढ़ाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। अच्छा, बूथ सेक्टर को पूरा मजबूत करना है। कोई जातीय समीकरण या उस टाइप की कोई बात है जो बना के उसको मजबूती से चलना है? आप लोगों को कुछ निर्देश दिए? आप लोगों को अलग केवल संगठन में, केवल संगठन का काम है। बाकी तैयारी की, लोकसभा की क्या तैयारियां चल रही हैं? वो तो 6 महीने से बहन जी पेच कसे हुए हैं संगठन के बारे में। प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही थी कि प्रत्याशियों की सिलेक्शन के लिए पूरी योजना बनाई जाएगी, कैसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर कोई चर्चा? इसके बारे में कोई चर्चा बहन जी, प्रत्याशियों को लेकर कोई चर्चा नहीं? कोई चर्चा नहीं। गठबंधन को लेकर उन्होंने तो पहले ही कह दिया है। बहन जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि कोई गठबंधन नहीं, जनता के साथ गठबंधन है बस। ठीक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है, ये काम केंद्र सरकार का है। कराई जाएगी होने के नाते ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जातीय जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जातीय जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ब्रजेश पाठक का कहना है कि इनकी पीड़ा गरीब जनता नहीं है, इनकी पीड़ा है हाय हुसैन हम न हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये विपक्ष में बैठना भी नहीं जानते। विपक्ष की पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते। राजकुमार है, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि अब विकसित भारत बन रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों की भूमिका अहम है। ओडीओपी से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत को नई पहचान मिली है। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत होगा, ये भी उन्होंने कहा। ये लोग छोटी छोटी चीज। प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था
वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हम लोग देखते थे हमारे पास प्रोडक्ट है, और मैं आप सभी उद्यमियों से इस बारे में भी कहूंगा, हमारा कंपटीशन किससे है, इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना, दिखाना। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। उस क्वालिटी को देना, उसके साथ उसको मार्केट से जोड़ने का प्रयास करना, मार्केट के कंपटीशन के अनुकूल हम अपना प्रोडक्ट भी दे सकें, लेकिन साथ साथ जो दिखता है वही बिकता भी है। यानी उसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से आप करिए कि वह लोग उसको प्रोडक्ट को बाद में देखें, पहले पैकेजिंग को देखें। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत उन्होंने की है। पीएम मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के एक कार्यक्रम को भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा है। साथ ही पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, जिन्होंने जनता को धोखा दिया और जनहित के काम नहीं किए। आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते, जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते तब तक ये कागज भी नहीं मिलता है। न घर मिले, न शौचालय मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उतरे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता खुले। ये हाल था देश का। आपको जानकर के पीड़ा होगी, भारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निराश हो चुकी थी। बैंक में खाता तक नहीं खुलता था, उसकी तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। जो लोग हिम्मत जुटाकर, कुछ सिफारिश लगाकर स्थानीय सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते थे और थोड़ी बहुत आरती प्रसाद भी कर लेते थे, तब जाकर के वो रिश्वत देने के बाद कुछ काम उनका होना पाता था। और सरकारें भी हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था, और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं, किसी मोहल्ले में जाएंगे तो वैसी मोहल्ले में जाएंगे जो मोहल्ला वोट देता है, दूसरे मोहल्ले को छोड़ देंगे। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा स्वभाव बन गया था। जिस क्षेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे उन्हीं पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। और इसलिए देशवासियों को ऐसी माई बाप सरकारों की घोषणाओं पर भरोसा कम ही होता था। और चलिए आपको